नाजरीन, आप देख रहे हैं डेडलाइन लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। हम आपको ताज़ा तरीन ख़बर दे रहे हैं कि साद ईदी जो अब्दुस्तार ईदी मरहूम के पोते हैं और इसराइल जाते हुए उनको इसराइलियों ने दूसरे फ्रीडम फ्लोटिला के जो बासी हैं उनके साथ पकड़ लिया था, उनको रिहा करवा लिया गया है। और इस वक्त हम आपको ख़बर दे रहे हैं कि साद ईदी इसराइलियों की कस्टडी में से रिहा होकर इस्तांबुल पहुंच गए हैं। तो उनकी फैमिली को बहुत मुबारक हो और पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ये रिलीफ़ का मौका है। और हम ये भी दुआ करते हैं कि जो बाकी लोग भी गिरफ़्तार हुए जिनकी अंदोनाक किस्म की वीडियोज़ हमने देखी, उन वीडियो से हम रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ हमने ख़ुद भी भुगता है। हम आपको बता सकते हैं कि उनके लिए भी हमारी दुआएं हैं। कुछ लोग अभी भी कस्टडी में हैं, लेकिन दोबारा दोहराते चले कि साद ईदी जो इसराइलियों की कस्टडी में थे और शिप्स के वो बासी थे जो शिप्स गज़ा के लिए रिलीफ़ का सामान लेके जा रही थी, वो रिहा होकर इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके वालिद से भी इस मौके पर लाइव प्रोग्राम में बात हो। बाकी कुछ मामला हम आपके सामने रखना चाहते हैं। IMF की टीम ने पाकिस्तान की मुआशी मामलात का रिव्यू जो है मुकम्मल कर लिया। अब बजट बनाने का अमल शुरू हो गया है, बल्कि इख्तिताम पजीर हो गया है। टैक्सेस लगने हैं, इसके ऊपर हमने आपके लिए एक सेगमेंट रखा है। हमारे ब्यूरो चीफ शकील अहमद और मिफ्ताह इस्माइल हमें ज्वाइन करेंगे। हमने आपको ये भी बताना कि हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम क्या हैं। उनके आर्मी चीफ जब ये कहता है कि पाकिस्तान को ये फ़ैसला करना है कि तारीख़ और जोग्राफ़िए का हिस्सा उसने रहना है या नहीं रहना, तो उससे मुराद क्या है, उसका हमने जवाब तो दिया है अच्छा, लेकिन हम समझना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या है। इसके ऊपर हमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान जो साबिक कोर कमांडर मंगला हैं और साबिक कमांडर है सेंट्रल कमांड के, वो हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको देना चाहते हैं। आज चीफ मिनिस्टर KP के एक बयान जो है वो ख़बरों की ज़ीनत बना। हम कुछ आपका कोलाज सुनाना चाहते हैं, मिक्स आपको बताना चाहते हैं कि क्या कहा CM KPK ने और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल किस किस्म का आया, और फिर हम बात का आगाज़ करेंगे। हमारे पास महमूद जान बाबर ब्यूरो चीफ समा TV पेशावर मौजूद हैं और आफ्ताब आलम साहब जो वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा है वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नए सेंसरशिप का आगाज़ हो रहा है जिसको लीड कर रहे हैं उनके चीफ मिनिस्टर। सुनिए बात क्या हो रही। जो भी इसके बाद चाहे काले चैनल्स हो, चाहे नेशनल मीडिया हो या चाहे जो भी हो, अगर फर्ज करें किसी भी डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम लगाता है तो मुझे 3 दिन के अंदर जो है उनके खिलाफ नोटिस चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर आप उनको नोटिस नहीं भेजते तो चौथे दिन जो है आपको फारिग कर दिया जाएगा। इल्ज़ामात संजीदा हैं, पॉलिसी डायरेक्टिव बड़ा वाज़े है। हमारे पास महमूद जान बाबर मौजूद हैं। महमूद साहब ये बताइएगा कि यकदम चीफ मिनिस्टर KPK को क्या सूझी कि इस किस्म का बयान दाग दिया, ये जानते हुए कि प्रेस के साथ उनके ताल्लुकात कभी खट्टे कभी मीठे लेकिन उनके लिए अहम बहुत हैं। बराह रास्त टक्कर इस तरह की तो किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं मारी, इनको क्या हुआ? तलत साहब, यहाँ पे भी ये इम्प्रेशन है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो 2-3 मामलात में इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी तरह मसरूफ़ हैं और शायद वो थक भी चुके हैं, क्योंकि वो कभी इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ पे एहतजाज करते हैं, फिर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वो सूबे में गवर्नेंस को भी सबसे बेहतरीन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त गवर्नेंस भी बड़ी बेहतरीन है। वो पार्टी के अंदर भी अपनी पोजीशन ठीक साबित करना चाहते हैं और साथ में उनके और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये तो वो ख़ुद भी कहते हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन ये इस किस्म की जो बातें हैं इसके लिए तो पूरा एक मैकेनिज़्म मौजूद है सिस्टम के अंदर के अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ गलत ख़बर लाएगा तो उसके साथ क्या हो सकता है। उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए निज़ाम में अंदर जगह मौजूद हैं, प्रेस क्लब्स हैं, यूनियंस हैं, वहाँ जाया जा सकता है। तो इनके पास तो पूरा कानून। लेकिन इसको ट्रिगर किस चीज़ ने किया है महमूद जान बाबर? इसको ट्रिगर किस चीज़ ने? किसी कोई ना कोई ट्रिगर तो इसका होगा, इसका कोई ना कोई ट्रिगर तो होगा, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ बैरिस्टर गौहर का जो रद्द-ए-अमल है इस मामले पर, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि मुझे इसका इल्म नहीं है। तो क्लियरली पार्टी का जो एक हेड है वो चीफ मिनिस्टर की इस बात से लाइल्मी का इजहार करके अपना कता तल्लक कर रहा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को किस चीज़ ने ज़्यादा बॉदर किया, अगर आप उसके ऊपर फोकस कर पाएँ तो? देखें, एक बात तो है कि इससे पिछले दिनों यानी कुछ ही चंद ही दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने मुल्क भर में एहतजाजों के हवाले से भी एक बयान जारी किया था, जिससे फिर पार्टी की जो क़यादत थी उसने अपने आप को डिस्टेंस किया था।
और उसको सपोर्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब है कि वो जो कुछ कहते हैं तो वो उनकी ज़ाती राय होती है, उनकी जो अपनी पोजीशन है वो उसमें वो कह रहे होते हैं, लेकिन इनको इन मामलात का इतना पता नहीं। क्योंकि आज के बयान में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास सबूत है तो वो चीफ मिनिस्टर हाउस लेके आए। उस चीफ मिनिस्टर हाउस जो कि रेड जोन में मौजूद है, जहाँ पे जाना मुझ जैसे सहाफ़ी के लिए भी मुमकिन नहीं उसके अंदर जाना। तो अगर कोई सबूत लाएगा तो फिर सहाफ़ी कहाँ जाएंगे, फिर बाकी इदारे कहाँ जाएंगे, जो रिपोर्ट करने वाले इदारे थे क्या वो सब बंद कर दिए जाएं और सब लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर लाइन लगा लें। ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल उन्होंने पैदा करने की कोशिश की है। पहले भी इसी तरह होता था, लोगों को शिकायत भी होती थी, खबरें आती थी, उसके लिए मुनासिब तरीक़ेकार तो उस तरीक़ेकार के मुताबिक होता था। ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी थ्रेट किया है, सहाफ़ियों को थ्रेट किया है। अगर ये हो गया तो फिर तो आधी ब्यूरोक्रेसी और आधी सहाफ़ी बिरादरी जो है वो तो अदालतों में पेशियां ही भुगतती रहेगी। तलत साहब, ये आपने दोनों बातें बड़ी अहम की। एक तो सहाफ़ी बिरादरी की बात कर लेते हैं, कुछ रद्द अमल हमने अपने नाज़रीन को सुनवाया, कुछ बातें आपने की। आपने ब्यूरोक्रेसी का भी जिक्र किया। ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी नाला भी है, परेशान भी है और उसको समझ नहीं आती कि वो मरकज़ की बात सुने या वहाँ पर जो फ़ौजी हुकाम है जो एपिक्स कमेटी के ज़रिए काम कर रहे हैं उनकी बात सुने। दहशतगर्दी का मामला अलहदा चल रहा है, चीफ मिनिस्टर के अपनी काबीना से उनको मुख्तलिफ़ किस्म के डायरेक्टिव्स आते हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। तो आप पहले तो बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर किस किस्म की फीलिंग्स होंगी इस वक्त कि चीफ मिनिस्टर उनको धमकी दे के कह रहा है कि ये काम करें, अगर ना किया तो आप की भी गर्दन में पकड़ूंगा, जबकि जो वो काम कह रहा है वो बहुत हद तक गैर कानूनी है। सर, गैर कानूनी के साथ साथ ये एक टेक्निकल काम भी तो है ना। ये टेक्निकली उसी तरह एक टेक्निकल काम है जिस तरह वकालत एक टेक्निकल काम है, जिसको इंजीनियर नहीं समझता, जिसको डॉक्टर नहीं समझता। ब्यूरोक्रेसी में आने वाले लोग कौन हैं? क्या वो सब सहाफ़ती उसूलों को समझते हैं कि कहाँ पे वो वायलेट हो गए हैं? तो उनके लिए वो जल्दबाजी में शायद बहुत सारे ऐसे काम कर जाएं कि जिसका नुकसान जो है ओवरऑल सिस्टम को होगा। वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे, सहाफ़ी बिरादरी भी मसरूफ़ हो जाएगी, हुकूमत भी मसरूफ़ हो जाएगी, हुकूमत के करने के जो काम हैं वो भी रह जाएंगे। और इस वक्त उनमें इतनी ज़्यादा वो मेरे ख्याल में कंफर्टेबल नहीं है। कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा अभी तक तो हमें समझ ही नहीं आ रही, अब तो हमें ये भी देखना होगा कि बयान आया और हमने जाके उस पर केस कर दिया। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन लोग इस वक्त मेरे ख्याल में कंफर्टेबल नहीं है। हमने अभी शफी जान जो उनके वज़ीर इत्तलात हैं या वो ज़िम्मेदारियाँ संभालते हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्ताब आलम साहब ने हमें कमिट किया था, वज़ीर कानून है, वो भी हमारे राब्ते में नहीं। हमारा लाइव शो चल रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये समझती है कि उनको अपना नुक्ता नज़र बयान करना है तो वो ज़रूर इस लाइव प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें। अगरचे हमने अपनी तरफ से एहतमाम किया था कि महबूब जान आपके साथ हम आफ्ताब आलम साहब को लेके आएँ, उन्होंने कमिट भी किया, लेकिन न जाने वो अब क्यों हमसे राब्ते से दूर हो गए। और शफी जान साहब को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम रब्ता करें। वापस इसके ऊपर आएँ, सहाफ़ियों का रिएक्शन कुछ हमने बताया महबूब जान। सहाफ़ियों के लिए तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, क्योंकि अगर वो 2-3 केसेस को स्पेसिफिकली बताते कि एक इस बंदे ने काम किया, दूसरा इस बंदे ने काम किया, उन्होंने काले चैनल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये काले चैनल्स क्या हैं? वो चैनल्स हैं जिसके बारे में वो यहाँ पे भी बात करते रहते हैं। उनको शिकवा है यहाँ पर सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट से, सोशल मीडिया के कुछ इदारों से, जिसके बारे में वो वाज़े तौर पे कहते रहते हैं और वो उसके बारे में हवाला भी देते हैं कि उनको कहाँ से तनख्वाह मिलती है हमें ख़राब करने की। उन्होंने 100 बार ये बात प्रेस क्लब के साथ भी की है। इसके अलावा उन्होंने हर उस जगह बात की है जहाँ पे उनको महसूस होता था कि वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये शिकवा भी किया है कि उनके माइक भी हटवाए गए हैं, उनके रिपोर्टर्स को भी वहाँ से हटाया गया है। तो उनके शिकवे शिकायत जो हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के हवाले से हैं और इस सोशल मीडिया के हवाले से वक्तन फ़वक्तन वो बात करते रहते हैं। और एक आध शायद कोई टीवी चैनल होगा जिसका मुझे नहीं मालूम कि वो किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उन टीवी चैनल्स के हवाले से भी उनका कहना है कि सोशल मीडिया ही उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो अब देखना यह है कि वो
उनको चाहिए था कि इतना जर्नलाइज स्टेटमेंट देने की बजाय वो अगर कोई स्पेसिफिक एक दो नाम ले लेते तो सबके लिए फैसला करना भी आसान हो जाता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब से सोहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन पे 3-4 किस्म के टास्क को बैक वक्त जो है उस पर वो काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका फोकस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। कभी कभी वो बहुत गुस्से में आते हैं। परसों उन्होंने पुलिस पे गुस्सा किया इस्लामाबाद में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अलग बातें की। अब यहाँ पे आके ये वाली बात इन्होंने छोड़ दी कि सब लोग अपने सबूत लेके चीफ मिनिस्टर हाउस आए। सब लोग कैसे चीफ मिनिस्टर हाउस आ सकते हैं? जिस आफ्ताब आलम साहब की बात आप कर रहे हैं वो भी रेड जोन में रहते हैं। वहाँ पे सिग्नल तो इतने होते नहीं हैं कि कोई वो आपसे रब्ता ही उनका हो सके। वहाँ पे और भी बहुत सारे मसाइल हैं। दिन में वहाँ पे कोई नहीं जा सकता और वज़ीर आला साहब कहते हैं आप सारे सबूत लेके वहाँ पे आ जाएं, तो ये कैसे मुमकिन है? तलत साहब, शफी जान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आफ्ताब आलम साहब शायद जिस जगह पे रहते हैं जगह पर जो कदगन है तकनीकी, उसकी वजह से शायद वो बात नहीं कर पा रहे होंगे। शफी जान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तलत साहब। वालेकुम सलाम। ये कौन से काले चैनल्स हैं जिन की वजह से चीफ मिनिस्टर साहब को ये बयान देना पड़ा? कुछ वजाहत तो कर दें, क्योंकि सारे चैनल जो हैं वो आप रंग देख रहे हैं, काला तो कोई नजर नहीं आ रहा। कुछ काले चैनल्स हैं आपकी नजर में? कोई नाम वाम बताएं, कौन है ये लोग? तलत साहब, ये जो काले चैनल्स है, ये नाम भी मैंने दिया है इनको काले चैनल्स का। ये वो चैनल्स है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जिनको एक खास लोग ऑपरेट कर रहे हैं। कौन से वाले नाम ले लूं मैं? तो ज़ाहिर इसी वजह से सवाल किया मैंने आपसे। काफी सारे हैं इसमें। पख्तून डिजिटल की बात करूंगा मैं, केपी पॉइंट की बात करूंगा मैं, जरगर की बात करूंगा मैं, कबाइल की बात करूंगा। काफी सारे डिजिटल चैनल्स हैं जो सिर्फ इसलिए बने हैं जो तहरीक इंसाफ पे कीचड़ उछाल सके, जिसके पास कोई सबूत नहीं होता। तो आपके पास सबूत है कि ये बनाए गए? कहां से ऑपरेट हो रहे हैं? आजाद कहां से? एविडेंस, बातचीत वाला एविडेंस नहीं, दोस्तों वाला एविडेंस नहीं, गपशप वाला एविडेंस नहीं, एविडेंस दैट कैन स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आपके चीफ मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया कि पेड लोग हैं यहाँ पर, ये आपने फरमाया चैनल्स हैं। ये आपके पास एविडेंस है कि जो अदालत में जाएं या पीका के तहत कार्रवाई करवाएं या कुछ ऐसे कागजात आपके पास हैं, ऐसे एविडेंस? देखिए, तो हर चीज हर बंदे को तलत साहब मालूम है कि कौन इसको ऑपरेट कर रहा है। और आप जाएं ना, इनके आप डैशबोर्ड पे चले जाएं तलत साहब, उसमें सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना, सोहेल अफरीदी साहब पे कीचड़ उछालना, रोज कोई ना कोई एक बेबुनियाद स्कैंडल को उसको ड्रामा क्रिएट करना, इनका यही काम है। समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। मैं सिर्फ आपसे टेक्निकी बात करना चाह रहा हूं और बिल्कुल उसको वाज़ेह अंदाज से बयान करना चाह रहा हूं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनका एजेंडा है ये काले चैनल्स हैं। आपने कहा कि काले चैनल्स का नाम मैंने इसको दिया, पेड लोग यहाँ पर काम करते हैं, और आपने फिर बाद में ये फरमाया कि सबको पता है। लेकिन ये जो सबको पता है, अगर हम अपोजिशन से बात करें, वो कहते हैं सबको पता है कि केपीके के अंदर हुकूमत करप्ट है, सबको पता है। तो ले आए सबूत। तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं, सबूत तो दे दें। हम आपसे यही तो कह रहे हैं। अब वो सबूत नहीं दे रहे तो आप सबूत दीजिए ना उन लोगों का जो फिर इल्जाम लगा रहे हैं कि केपीके में करप्शन हो रही है। बातों से तो बात नहीं होगी ना। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो आपने भी इल्जाम लगाया, तो बातों से बात तो नहीं होगी। आपकी बात ही दोहरा रहा हूं। तो क्या आप हमारे पास सबूत ला सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास सबूत है? आप तलत साहब दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक बंदा कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कोई एविडेंस है तो ले आए। अब चैनल्स को आप ये कहते हैं कि कौन चला रहा है, सबको पता है कौन चला रहा है, लेकिन आई डोंट नो कौन चला है। ऑनेस्टली मैं इस फील्ड में बहुत अरसे से हूं, तहकीक किए बगैर मैं नहीं कहूंगा। आई डू नॉट नो। एन मुमकिन है जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत चला रही हो, आई डोंट नो, हो सकता है खुद से चल रहे हो। सो आपके पास एविडेंस होना चाहिए ना। एविडेंस यही है कि जो लोग जहां पे इस पे काम करते हैं उनसे पता कर लें कि आपको कौन हैंडल कर रहे हैं, आपका बयानिया कहां से आता है, उस बयानिए का मकसद क्या है, किसको टारगेट किया जाता है और किस बयानिए पे, किस नैरेटिव पे सारा दिन काम होता है। फिर आप खुद समझ जाएंगे कि इसकी फंडिंग कहां से होती है और कौन इसको चला रहा है। मैं ये समझूं शफी जान साहब कि आप के पास एविडेंस नहीं है। देखिए चैनल की, अब देखिए, अब एक चैनल है जो मैं चला रहा हूँ या आप समा में काम कर रहे हैं तलत साहब। अब सभा में इसको एक चीज आप वहाँ पे एक एंकर का रोल, एंकर है वहाँ पे, पाकिस्तान के मशहूर एंकर है, इस वक्त आप समा से वाबस्ता हैं। अब सबको पता है। अब एक बंदा जो है एक काले चैनल से वाबस्ता है,
और उसको एक बंदा हेड कर रहा है, लेट सपोज XYZ जो भी हेड कर रहा है, लेकिन इसके उसके पीछे एक ताकतवर हल्का है, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? वो एविडेंस कहाँ पे है कि उसके पीछे ताकतवर हल्का है? There has to be ये तो evidence. आप किसी से भी पता कर लें, हर बंदे को पता है। इल्जाम तो आपने लगाया ना, तो मैंने आपसे पूछना है ना। नहीं, तो बड़ा सिंपल सा, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं, इसमें बहस करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये कुछ चैनल्स के नाम ले लें, किसी से भी पता कर लें, वो बता देगा कि कौन इसको हेड कर रहा है। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये मामला हमें यहीं पे छोड़ना है। जो खैबर पख्तूनख्वा की सहाफ़ी बरादरी है इस पर बहुत गुस्से में है। शफी जान साहब को शायद एविडेंस के साथ हमें बताना चाहिए था, हो सकता है बाद में एविडेंस वो ले आए क्योंकि ये लाइव शो के अंदर उन्होंने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर साहब ने बहरहाल जो बयान दिया और ये कहा कि ये घिनौना पेड प्रोपेगेंडा है, तो अगर इनके पास एविडेंस है तो चीफ मिनिस्टर हाउस लेके आए तो बहुत अच्छा हो कि चीफ मिनिस्टर हाउस से ही वो एविडेंस का इजरा करें कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया था उसका एविडेंस ये है। महमूद जान बाबर और शफी जान साहब दोनों का शुक्रिया। मामलात को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब ने ज्वाइन कर लिया, साबिक कोर कमांडर मंगला, साबिक कमांडर सेंट्रल कमांड। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेरी वेल, आपके साथ बहुत अरसे के बाद बात हो रही है। लॉन्ग टाइम। नाज़रीन, जनरल तारिक ने काउंटर टेररिज्म में बहुत काम किया है। वो IGFC KP के रहे हैं। हमने इनके तहत जो होने वाले ऑपरेशंस हैं, चाहे वो बुनेर में हो, सवात में हो, दूसरी जगहों पे हो, उनको कवर भी किया है। और उसके बाद कोर कमांडर मंगला जनरल साहब के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा निज़ाम के ये मद्दा नहीं है, लेकिन हम मौजूदा निज़ाम की जनरल साहब बात नहीं कर रहे। फिलहाल तो हम खारजा पॉलिसी समझना चाह रहे हैं, जो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट है और आप उसको बड़े करीब से देखते हैं। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से बयान आया कि पाकिस्तान का जो अगर जोग्राफिया के साथ वो रहना चाहता है, तारीख का हिस्सा रहना चाहता है, तो उसको अपनी आदत बदलनी होगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक न्यूक्लियर पावर जिसको पता है कि दूसरी भी न्यूक्लियर पावर है और उसके पास शायद और भी बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का बायस बन सकते हैं, उस न्यूक्लियर ताकत का आर्मी चीफ ऐसा बयान क्यों देगा? ज़रा तज्जिया तो कीजिएगा। ये ज्यादातर रेटोरिक है एंड मैं समझता हूँ इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। पहली बात ये, दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में इस तरीके से स्टेटमेंट्स देना जो उनसे है, इट इज़ चाइल्डिश। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि टेररिज्म की बात की है कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म का हब और टेररिज्म को अगर वो नहीं छोड़ेगा तो फिर टेररिज्म पर बैठकर बातचीत कर लेते हैं। गुलबचन के बारे में बात कर देते हैं, गुलबचन कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टेररिज्म तो उसमें तो इंडिया बहुत मुलव्वस है, हमने तो इतना कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं। बिसाइड्स टेररिज्म स्टेट रिलेटेड नहीं होता, इट इज़ रिलेटेड टू अदर थिंग्स ऑल्सो, और वो एक अलग कहानी है। लेकिन जल साहब, कता कलामी, ये जो आपने कहा कि ऐसे बयानात जो हैं ये रेटोरिक हैं, लेकिन आप भी समझते हैं जिस किस्म का माजी हालिया माजी रहा है, जिसके अंदर हमने देखा कि उन्होंने अपने बड़कों को और बड़बोलियों को एक पॉलिसी की शक्ल दी, उन्होंने एक काविश की जिसका उनको जवाब मिला, लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा ये बयान दे रहे हैं। तो क्या हम ये समझ के छोड़ दें इस किस्म के बयानात को, जो कि ज़ाहिर हम नहीं छोड़ रहे, लेकिन तज्जियाती तौर पर कैन वी इग्नोर देम, या डू दे टेल यू कि दे हैव अ लार्जर एजेंडा? हम इनको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते इस तरह का रेटोरिक, और इसकी तैयारी ज़रूर हो रही होगी। उनका जो बजट है इट इज़ समवेयर अराउंड अबाउट $89 बिलियन और हमारा $9 बिलियन है, और इस पे बहुत फ़र्क है। लिहाजा हमको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, और हम बहुत सोच समझ कर चलते हैं। और पिछला सिंदूर 1 में भी जो कुछ उन्होंने किया उसका जवाब उनको मिल गया, और सिंदूर 2 में उनको फिर मिल जाएगा। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर ये रेकमेंड और एडवाइस करूँगा अपने लोगों को कि हम हर वक्त एक सरप्राइज नहीं दे सकते, सो वी मस्ट बी डबली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो जब आप कहते हैं डबली प्रिपेयर्ड, इससे मुराद क्या है? इसका मुराद ये है कि आप यू कैन ट्रिक योर एनिमी सम टाइम, बट यू कांट कीप ट्रिकिंग द एनिमी ना। यू हैव टू एक कन्वेंशनल कैपेसिटी रखनी पड़ेगी हमें।
कन्वेंशनल कैपेसिटी रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे फियर ये भी हैं कि न्यूक्लियर एस्केलेशन में ये बड़े क्विकली तब्दील हो सकता है अगला कॉन्फ्लिक्ट, आपकी असेसमेंट? ये रेटोरिक है, न्यूक्लियर एस्केलेशन में नहीं हो सकता। न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए पहली बात यह है कि देयर आर नो टू कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर हों और जिन्होंने इस वक्त जॉनसन एक दूसरे को जंग के साथ थ्रेटन किया हो। तो कोई ऐसी मिसाल नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं है जिससे मैं कोट कर सकूं। लिहाजा हमको अपने अंदाजे से चलना पड़ेगा, अपने एनालिसिस से चलना पड़ेगा। न्यूक्लियर वॉरफेयर जो सी है ये तो एक प्रोडक्ट है ऑफ फेलियर ऑफ कन्वेंशनल वॉर। जब तक कन्वेंशनल वॉर, जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, वहाँ तक ये तो न्यूक्लियर आप जो उनसे है आर्सेनल निकालते नहीं है, निकाल नहीं सकते। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर है इट इज़ अ डिटरेंस अगेंस्ट वॉर, और अगर जंग छिड़ जाए तो देन इट इज़ अ वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटजी। ये है इसका न्यूक्लियर की बिल्कुल आखिर में आई एम श्योर यू विल गिव मी अ प्रिसाइज आंसर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इम्कानात हिंदुस्तान के साथ मुठभीड़ के, हिंदुस्तान की तरफ से प्रोवोकेटरी स्टेटमेंट्स के बाद एक कोई एक्शन के इम्कानात ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 क्या हैं अगले चंद माह में? नहीं, अगर आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द स्केल 1 और 10? लड़ाई शुरू हो, न्यूक्लियर ने न्यूक्लियर में तो बिल्कुल आई डोंट कंसिडर इट, आई डोंट कंसिडर इट। कन्वेंशनल वॉर? और कन्वेंशनल वॉर तो इट्स अराउंड द कॉर्नर, इट्स अराउंड द कॉर्नर एनी टाइम, अराउंड द कॉर्नर। जल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अराउंड द कॉर्नर कन्वेंशनल कैपेबिलिटी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हैं, ना हमें करना चाहिए। न्यूक्लियर की तरफ देखने से पहले ही हमें देखना होगा कि कन्वेंशनल वॉरफेयर की सलाहियत एग्जॉस्ट हुई है या नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान हमें बता रहे थे। स्टे ट्यून्ड, प्रोग्राम हमारा जारी है। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, ज़रा आपकी अपनी घरों की और चूल्हे की बात कर लेते हैं। IMF का रिव्यू पाकिस्तान के बजट के हवाले से मुकम्मल हो गया, लेकिन बजट का अमल बनाने का अभी जारी है। लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे लिए इसमें क्या है। इस मरतबा तो ये सवाल बहुत ही अहमियत अख्तियार कर गया है। शकील अहमद साहब जो ब्यूरो चीफ हैं समा TV इस्लामाबाद के और हमारे सीनियर इकनॉमिक रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील बहुत शुक्रिया। IMF की टीम ने कर लिया जो काम करना था। कुछ बड़े बड़े थद्दे भी हमने देखे, रिफॉर्म्स के लिए बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें, ये सब कुछ हो गया। ये पीपल फ्रेंडली होगा या नहीं होगा, बड़ा सवाल ये है। लोगों के लिए क्या है इसमें? बहुत शुक्रिया तलत साहब। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद बजट बिजनेस फ्रेंडली होगा, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होगा या पीपल फ्रेंडली होगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये IMF फ्रेंडली होगा और इन्फ्लेशन फ्रेंडली होगा, क्योंकि हुकूमत वो तमाम काम करने जा रही है जो कि महंगाई में इजाफा करेंगे, जो आम आदमी पर बोझ डालेंगे। सपोज आप देखें टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा 15,000 अरब से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है और IMF स्ट्रेस कर रहा है कि इसी को फोकस किया जाए। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें पेट्रोलियम लेवी भी है, उसमें भी 260 अरब का इजाफा किया जा रहा है इस साल के मुकाबले में, तो वो भी कोई 1727 अरब रखने हैं। और इसके अलावा आप देखें बिजली गैस की प्राइसेस, तो ये सारे मैयज़ वो हैं जो इन्फ्लेशन को मज़ीद बढ़ाएंगे और उससे आम आदमी पर बोझ आएगा। तो ये फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली या बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं होगा। इसमें बहुत सारे हैवी टैक्सेस हैं, पूरा लोडेड बजट है टैक्सेस के हवाले से। तो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। 13 से 20 मई तक IMF का मिशन पाकिस्तान में था। कंक्लूड ज़रूर हुए मुज़ाकरात पाकिस्तान में, लेकिन अभी ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, क्योंकि अब वर्चुअल टॉक्स होंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान। और बजट से पहले अभी जो चंद रोज़ हैं ईद से पहले के, इसमें मुज़ाकरात होंगे और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं उन पर फोकस किया जाएगा। अब तला साहब इवन यहाँ से देखें कि जो सोलर सिस्टम है, आप भी ज़ाहिर कंज्यूमर हैं, यूज़ करते हैं आप, उस पर भी IMF कह रहा है कि 10% से बढ़ाकर 18% GST लगाएं। फिर वो कह रहे हैं कि जो ई-व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी आप 18% लगाएं। हुकूमत 1% पे कर रही है इसको प्रपोज। लेकिन अहम बात यह भी है कि हुकूमत, वजारत ख़जाना, FBR, पेट्रोलियम डिवीज़न सेम पेज पे नहीं है। जो पॉलिसीज़ हमें नज़र आ रही हैं उसमें यही लगता है कि FBR अपना काम नहीं कर रहा, टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा,
फाइनेंस मिनिस्ट्री IMF के कहने पे सारे मैयर्स लेने जा रही है, जो IMF स्ट्रेस कर रहा है, क्योंकि टेक्नोक्रेट किस्म के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, आपको पता है कि वो ज़्यादा इंटरनेशनल उनका जो हल्का अहबाब होता है वो उसी की बात मानते हैं। इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है जो लोगों को बहुत परेशान करती है, क्योंकि हमारे टॉक शोज़ के अंदर अक्सर ये बात की जाती है कि IMF आपको ये नहीं कहता कि किसकी जेब के अंदर से कितने पैसे आपने निकालने हैं। IMF आपको ये नहीं कहता कि आपने किस जगह पर कितने टैक्स लगाने हैं। IMF आपको अहदाफ दे देता है और बाकी आप पर छोड़ देता है। लेकिन आज जिस तरह बता रहे हैं, और हमने खबरें ये भी पढ़ी हैं जिसका आपने जिक्र भी फरमाया, कि जो नेट मीटरिंग है उसके ऊपर उन्होंने एक पॉलिसी दे दी है, ई-व्हीकल्स का आपने जिक्र कर दिया। इससे तो पता चलता है कि वो सिर्फ अहदाफ नहीं दे रहा, वो आपको बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रेटजी बता रहा है और टैक्सेस की नोयत भी बता रहा है। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही है तलत साहब। देखें कि IMF जो है वो अब सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी ओनरशिप पर लेने की पाबंद है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम साइन हुआ था $7 बिलियन का, उसमें वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमतें थी, बजट सरप्लस उन्होंने देना था। फिर नेशनल फिस्कल पैक्ट एक साइन हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें ज़रूरी आमदनी पर टैक्स लगाना है सूबों ने, अभी तक वो नहीं हुआ। अच्छा, फिस्कल स्पेस की हुकूमत बात करती है, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम आवाम को रिलीफ दें, और IMF का बड़ा दबाव है जी, बड़ा बोझ है, हम पाबंद हैं, हमने टारगेट पूरे करने, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इशू असल ये है कि जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो फेयर नहीं है। आप सैलरीड क्लास से टैक्स लिए जा रहे हैं, आप पहले से टैक्स देने वाले जो टैक्स दहिंदगान हैं उन्हीं पे बोझ डालते जा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी, रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर, इसके अलावा दीगर ज़रूरी इनकम पे टैक्स, जो बड़े वडेरे हैं जिन पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर तो आप टैक्स लगा नहीं रहे, और आप कहते हैं हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है। फिर आपके जो SOEs हैं, सरकारी इदारे हैं, वो 800-850 अरब का हर साल खसारा या लॉस कर रहे हैं, वो आप कम करें और इधर से दूसरे सेक्टर से टैक्स लें तो स्पेस बन सकती है, आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन आवाम को यही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है जी, हमारे ऊपर IMF का बड़ा दबाव है। असल वजह यह है कि बहुत सारे महकमे जिनकी नालायकी है वो अपना काम नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आसान टारगेट आवाम है, सैलरीड क्लास है, वो तबका है जो पहले से टैक्स दे रहा है। 50-60% तक टैक्स हो चुका है। रीजनल में देखें, रीजन में तो बहुत ज्यादा है। IMF को हम फिर मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते ना। आपके बयानी से ये पता चलता है कि IMF को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। हम उनके पास गए हैं, उन्होंने एक फ्रेमवर्क तय कर दिया है, हमारे माजी के रिकॉर्ड के पेश नज़र उन्होंने ज़्यादा सख्ती की है। अब हमें कुछ हिस्सों पर वो डायरेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हुकूमत के पास पॉलिसी साजी की बड़ी गुंजाइश है जिसको वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ये सही समरी है जो मैंने आपके बयान की रखी? बिल्कुल तला साहब, ऐसे ही है। हुकूमत जो है अगर चाहे तो बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स या इस्लाहात कर सकती है, लेकिन चूंकि हमें आदत नहीं है वो उस मुश्किल प्रोसेस से गुजरने की। अभी देखें, सितंबर 2027 तक का IMF का प्रोग्राम है और हम इंतज़ार कर रहे हैं ये ख़त्म हो और फिर हम कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें, लेकिन लगता यूँ है कि उसके बाद हमें एक नया प्रोग्राम साइन करना पड़ेगा। और यही विशियस सर्कल है, यही चलता आया है। 24-25 प्रोग्राम हो चुके हैं, फिर होंगे, क्योंकि हमने वो जो चीज़ें की नहीं है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाई नहीं है। लेस देन $2 बिलियन की तक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट हमारी स्टैग्नेंट्स हैं। तो अभी तक आपने वो काम नहीं किया जिससे हमें ग्रोथ हो, जिससे पाकिस्तान के अंदर रोजगार हो, लोगों को जो है वो आमदनी हो। हम क्या कर रहे हैं, हम IMF से ट्रांस ले लेते हैं, उसके बाद हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मजीद लोन ले लेते हैं, हम बॉन्ड जारी कर देते हैं, फ्रेंडली कंट्री से कर्जा रोल ओवर करा लेते हैं। हम कहते हैं ये बड़ी कामयाबी हुई है। असल फंडामेंटल इकोनॉमिक इश्यूज, प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं हैं, आज से कई दहाइयों पहले थे और अब भी ऐसे ही हैं। अब बिजनेस जो है वो लोगों का ग्रो नहीं हो रहा, ग्रोथ GDP की हो नहीं रही। आपकी जो पॉपुलेशन है वो उसी हिसाब से बढ़ रही है जितनी आपकी ग्रोथ है। 6-7% ग्रोथ चाहिए, लेकिन हम 3-3.5% पे हैं और अगले साल भी 4.1% का टारगेट है। तो ह्यूज गैप है पॉलिसीज में, उसके इंप्लीमेंटेशन में, और आवाम को रियल पिक्चर नहीं बताई जाती। आवाम को यही बताया जाता है जी IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते, लेकिन फिर 20-22 जो हम बजट की कवरेज देख रहे हैं शकील, और अपने नाज़रीन को बताते हुए जो आपने इस वक्त बयान किया है, एग्जैक्टली यही रिपोर्टिंग बजट बनाने के करीब हमेशा होती चली आई है, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम कम से कम 20-22 साल का मैं बता सकता हूँ जब से हमने इस बजट को की डॉक्यूमेंट को, प्रोसेस को करीब से देखना शुरू किया। प्रोग्राम हमारा जारी है, स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया। माज़रत हमारी तरफ से, हमें आपसे पहले बात करनी चाहिए थी, लेकिन मामलात कुछ ऐसे हुए। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर आपकी असेसमेंट क्या है इस तमाम बजट मेकिंग प्रोसेस के हवाले से? सर, एक बजट मेकिंग प्रोसेस एक जो जिस तरह पाकिस्तान में होता है वो हो रहा है,
लेकिन कुछ IMF की कंडीशंस होती हैं, कुछ हुकूमत के इसमें बहाने होते हैं कि IMF की कंडीशंस हैं। मगर सच्ची बात यह है कि जो 20 साल से पाकिस्तान का एक तनज़्ज़ुली का सफ़र है, जिसमें हम पहले दूसरे ममालिक से पीछे रह रहे थे, अब अपने आप से पीछे रह रहे हैं। हम 2014 के मुकाबले में पाकिस्तान की इनकम आज कम है, 2018 के मुकाबले में आज गुर्बत का लेवल बढ़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 20 साल में हाईएस्ट है, इन्वेस्टमेंट का लेवल 50 साल में ज़्यादा है। तो हमको जो फिक्र होनी चाहिए कि अपने मुल्क को हम गलत तरीके से चला रहे हैं और पूरे तरीके को चेंज करें, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज करें, गवर्नेंस के असम्पशंस को चेंज करें, वो हम नहीं कर पा रहे। तो बस इसी तरह चलता रहेगा, कोई यहाँ टैक्स लगा दिया, कोई वहाँ टैक्स लगा दिया, अखराजात को हम कम नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कर लेंगे कि हम ऑस्टेरिटी लेकर आएंगे, आएगी एक पैसे की ऑस्टेरिटी नहीं, और लोगों को और मुश्किल हो जाएगी। थोड़े बहुत यहाँ से टैक्स 1000-1200 अरब रुपए के मजीद टैक्स लग जाएंगे। अभी वैसे मिफ्ता साहब आप एयरवाई पर भी बैठे हुए हैं, तो बता देना आप यहाँ पर लाइव है, वहाँ पर रिकॉर्डेड है? जी, मुझे नहीं पता कि कितने बजे उन्होंने सेगमेंट चला। ठीक है, तो क्योंकि लोग भी टेक्स्ट कर रहे हैं कि दोनों जगह मिफ्ता साहब के पास ये क्या जादू की छड़ी है कि दोनों जगह पर ये मौजूद है। मैंने कहा यहाँ पर लाइव है। कम बैक इनटू दिस, क्या हुकूमत बेहतर बजट मेकिंग कर सकती है, कुछ हमें रिलीफ फराहम कर सकती है या नहीं? सर देखिए, हुकूमत का कुछ अखराजात होते हैं और कुछ महसूलात होती हैं। हमारे यहाँ हमेशा हर साल ही खसारा होता है, और खसारा बढ़ बढ़ के इतना हो गया है कि अब जब हम सूद देने के लिए जो हमको पैसे होते हैं वो भी हमको और मजीद कर्ज लेना पड़ता है, तो हम डेट ट्रैप में चले गए। हमारी हुकूमत ने ये कसम खा ली है कि वो अखराजात कम नहीं करेगी। हम किसी हुकूमत के अफसर को निकाल नहीं सकते। एक पेंशन रिफॉर्म्स की बात हुई थी, लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं कि कितने लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनको हम 2-2 पेंशन दे रहे हैं। उन लोगों को भी पेंशन दे रहे हैं जो आज हुकूमत की तनख्वाह पे भी हैं। हमने कहीं पर रिफॉर्म नहीं किया। NFC अवार्ड का 10 साल 15 साल से NFC अवार्ड हमारा हो गया है, 16 साल हो गए, और इसका इतना बुरा इम्पैक्ट है कि जिसी को इंतहा नहीं, जिसकी वजह से सूबे भी अमीर हो रहे हैं, वफाक भी अमीर हो रहा है, सिर्फ लोग गरीब हो रहे हैं। लेकिन एक सूबा अपना 1 रुपया नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, अपनी इजारादारी करने के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए तैयार है। ये बातें बड़ी करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन कोई दिखाए ना मुझे इस वक्त ये मुल्क से वफादारी, दिखाए ना मुझे मुहब्बल वतनी और कहे कि ठीक है हम देने के लिए तैयार हैं, NFC कम करो। हमारे पास तो 1700 अरब रुपए का सरप्लस है, वफाक के पास खसारा है, चलो हम अपने शेयर काटते हैं, ये भी नहीं कर रहे कोई। तो ऐसा क्या रिलीफ दे सकती है हुकूमत अगर अपना अखराजात कम नहीं करे? अगर हुकूमत अपने अखराजात करती रहेगी तलत भाई, तो कहीं ना कहीं से वो उसको या कर्ज लेना पड़ेगा या टैक्स देना पड़ेगा। अगर कर्ज लेते हैं तो वो भी हमारे ऊपर अगले सालों में टैक्स लग जाएगा या उसका सूद देना पड़ेगा। अब हम एक हुकूमत के अंदर जो है वो टैक्स इनकम होती है, एक नॉन टैक्स इनकम होती है। नॉन टैक्स इनकम में एक तो लेवी होती है जो पेट्रोल के ऊपर आप रोज सुबह 150 रुपए 1 लीटर पे देते हैं। दूसरी क्या चीज होती है? दूसरी होती है स्टेट बैंक का प्रॉफिट। स्टेट बैंक का प्रॉफिट क्या होता है? ये महंगाई के ऊपर टैक्स है। स्टेट बैंक ने नोटें छापी हुई हैं, हुकूमत को दी हुई हैं, और हुकूमत उसको सूद देती है, तो ये प्रॉफिट स्टेट बैंक को आता है नोटें छापने से, जिससे महंगाई होती है। तो हर तरफ से कोई निजात नहीं है मां सिवा इसके कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस करें और हमारी गवर्नेंस में, जो शहबाज साहब करने से कासिर है। हुकूमत ये क्यों नहीं करती है? सर देखें, कोई भी पॉलिसी आउटकम होती है ना, वो इसलिए नहीं होती कि लोग गलत काम कर रहे हैं। लोग सही काम करते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन वो अपने इंसेंटिव पे रिएक्ट करते हैं। अब ना जरदारी साहब के पास कोई इंसेंटिव है कि जो 18वीं तरमीम में इन्होंने पैसे ले लिए, सॉरी NFC अवार्ड में जो पैसे ले लिए, ना वो छोड़ रहे हैं, ना मियां नवाज शरीफ साहब छोड़ना चाह रहे हैं पंजाब में, ना PTI की गवर्नमेंट छोड़ना चाह रही है KP में। उसके बाद जो है, और ना ये पैसे जो है वो नीचे मुनसिफाना तौर पर बांटते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स को दे दें या उधर PFC करें। किसी ने PFC नहीं करा। NFC को सब समझते हैं कि सीक्रेट है कि NFC को हाथ लगाओगे तो फेडरेशन खतरे में आ जाएगी, लेकिन PFC की बात करें तो फिर बोलते हैं ऑटोनॉमी, सूबा की ऑटोनॉमी खतरे में आ जाएगी। सो आप देखें ना कि कोई अपनी सियासी वो तो छोड़ना नहीं चाह रहा है। अगर आप अपनी सिर्फ सियासत को ही ठीक करेंगे और मुल्क जो है तनज़्ज़ुली का शिकार होता रहेगा, तो फिर कौन देखेगा मुल्क को? ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़।